विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने हो जनजाति जो कोल्हान रीजन में केंद्रित है और जो अंग्रेजों के जमाने में सिंहभूम कहा जाता था, आज जो 3 भागों में विभक्त हो चुका है, 3 जिलों में विभक्त हो चुका है। एक वेस्ट सिंहभूम, दूसरा ईस्ट सिंहभूम और तीसरा सरायकेला खरसावां में रहते हैं। यद्यपि कि ये जनजाति उड़ीसा में भी पाई जाती है और देश के अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इनके शासन व्यवस्था को हमने इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था, जो उनका कस्टमरी शासन व्यवस्था था, उसके बारे में विचार किया था। फिर हमने संथालों के शासन व्यवस्था की बात की थी। फिर हमने ओरांव जनजाति के शासन व्यवस्था की बात की थी। लगभग उसी अंदाज में, उसी तरह कुछ अंतर के साथ हो जनजाति के लोगों ने भी एक आदिकाल से अपनी एक शासन व्यवस्था को बनाया था, जिस व्यवस्था को हम मुंडा मान की व्यवस्था कहते हैं। हम देखते हैं कि होस बड़े स्वतंत्रता प्रेमी, सामुदायिक जीवन जीने वाले, कृषि और कुटीर उद्योग से अपना घर चलाने वाले लोग थे। वो अपने ऊपर किसी अधिपत्य को स्वीकार नहीं करते थे। जब हम नवाबों के शासन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्षेत्र और ये जनजाति बहुत हद तक स्वायत्त थी, स्वतंत्र थी। फिर जब मराठी यहां आए तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में जनजातियों से चौथ वसूलना शुरू किया, लेकिन हो अब तक इससे मुक्त रहे। इसका अर्थ यह है कि हो जनजाति ने न तो नवाबों नवाब ऑफ बंगाल का आधिपत्य स्वीकार किया था, न उन्होंने मराठों का आधिपत्य स्वीकार किया था। और शुरू में जब हम देखते हैं कि 1820-21 में हो विद्रोह होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वे अंग्रेजों के परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी प्रथा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं है कि अगर लोकल जमींदार, मनी लेंडर्स, उनके कारिंदे उनको जमीनों से बेदखल नहीं करते, उनसे बहुत भारी टैक्स नहीं वसूलते, राजस्व उगाही के लिए तरह तरह के हथकंडे नहीं अपनाते, तो शायद दोनों में एक समन्वय बना रह सकता था। लेकिन बाहरी हस्तक्षेप ने उन्हें विद्रोह करने पर मजबूर किया। यह स्थिति सिर्फ हो के साथ नहीं थी। जब हम कोल विद्रोह 1831 का देखते हैं तो देखते हैं कि पलामू से लेकर के बंगाल के पुरुलिया तक, जो पहले मानभूम का क्षेत्र माना जाता था, वहां तक कई ट्राइब्स ने मिलकर के विद्रोह किया था। और जब हम इतिहास के पन्ने को खंगालते हैं, ब्रिटिशर्स के भी अकाउंट्स को देखते हैं, जैसे डाल्टन साहब का, पीसी रॉय साहब के लिखी पुस्तकें, जैसे रिस्ले महोदय के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि इन सब का कष्ट एक ही था, इंटरफेरेंस। उनके सामाजिक जीवन में इंटरफेरेंस, उनके आर्थिक जीवन में,
उनके सेटल्ड लाइफ में इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से ये सब विद्रोह होता रहा। अब अगर हम देखें कि इनका शासन व्यवस्था था कैसा, तो स्पष्ट है कि ये मानकी मुंडा शासन व्यवस्था था। मुंडा एक गांव के प्रधान हुआ करते थे। मानकी 5 से लेकर के अलग अलग संख्याओं में जो पीर बनाए गए थे, जिसको के दूसरे जनजाति समुदाय में हम पढ़ा व्यवस्था कहते हैं या पढ़ा पंचायत कहते हैं, वैसा ही पीर था कई गांवों का एक ग्रुप, एक समूह, और जिसके हेड मानकी हुआ करते थे। ये जो मुंडा थे, ये अपने गांव के स्वशासन के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन जब ये कहीं नाकाम हो जाते थे, किसी विवाद को सुलझाने में नाकाम हो जाते थे, जो इनका कस्टमरी कोड था उसको लागू करने से कोई इनकार कर देता था, और उसका एक समाधान ये नहीं खोज पाते थे, तो फिर ये समाधान मानकी के पास जाता था, और फिर मानकी उस पर अपना आदेश पारित करते थे, जो आदेश कस्टमरी सामुदायिक नियमों पर आधारित होता था, और जिसे मानने की जिम्मेदारी सभी होश की होती थी। जब हम देखते हैं कि किसी भी सभ्यता, संस्कृति, किसी भी समुदाय ने आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो कहां पर थे, तो हम देखते हैं कि महिलाओं का बड़ा ही सम्मान था। हमें ये पता है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था जो मुंडा और मान की व्यवस्था थी, इससे अलग सभी होश, कीली, क्लान जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक ही पिता के संतान जो लगातार चले आ रहे हैं, उसको किली कहते थे। किली एक सामाजिक व्यवस्था थी, और ये मानकी और मुंडा की जो व्यवस्था थी प्रशासनिक, जो परंपरागत व्यवस्था थी, वो सामाजिक भी थी, सांस्कृतिक भी थी, और प्रशासनिक भी थी। हम देखते हैं कि यद्यपि के पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी बराबर बराबर बेटे हुआ करते थे। बेटियों को भी जब तक उनका विवाह नहीं होता था घर में रहने की अनुमति थी, लेकिन उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं था, और जो बड़ा बेटा होता था उसको कुछ अधिक भूमि दी जाती थी, ताकि वो अपने पिता ने उसके जो दायित्वों का निर्वहन किया था वो बड़े बेटे के रूप में वो करें। महिलाएं जब शादी करती थी तो उसमें एक बुराई भी थी। वो बुराई थी दहेज प्रथा उस समाज में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सही उम्र में बहुत हो महिलाओं की शादी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब वो किसी परिवार में शादी करके आती थी, तो उनका क्लान, उनका गोत्र, जिसे वो किली कहते थे, वो उनका किली हो जाता था, और वो एक पार्टनर के रूप में, एक दोस्त के रूप में सारी जिम्मेदारियों को साझा करती थी। इससे ये लगता है कि वो आज के समाज के हिसाब से अगर उसकी तुलना की जाए, देखा जाए, तो वो एक उन्नत समाज माना जा सकता है। आज भी बहुत बदलाव समाज में नहीं आया है, भले ही हम जो भी कहें।
फिर एक बात और देखना पड़ेगा हमें कि आज भी हम समाज में एक बुराई देखते हैं कि बाह्य रिलेशन भी मर्द रखते हैं। इसको उस समाज ने बहुत बुरा माना और इसकी अनुमति जो क्लान के अपने कोड थे, जो कस्टमरी लॉ थे, उसके हिसाब से इसको गलत माना। यानी समाज पूरी तरह से एक संगठित समाज था। इसके साथ हम देखते हैं कि अगर उनके धार्मिक विचारों की तरफ हम आए तो हम कई चीजें देखने को मिलती हैं कि सिंह बोंगा उनके सुप्रीम गॉड थे, वो क्रिएटर थे। इसके अलावा उनके पास और भी 5 तरह के पर्व थे। और अगर धर्म की बात करें तो जैसे अन्य ट्राइबल्स की आस्था सरना धर्म में है, प्रकृति पूजा में है, वैसे ही इनका भी सरना धर्म था, प्रकृति पूजा था। मुझे लगता है कि जितने भी लोग माइग्रेट होकर के कहीं गए, उन्होंने अपनी बसावट के लिए जंगलों को काटा, उन्होंने खेती के लिए जंगलों को काटा। इससे पर्यावरण का कुछ नुकसान हुआ, लेकिन भरपाई किसी ने नहीं की। ये हमारे जनजाति जो हैं, जो हों, मुंडा हों, उरांव हों, संथाल हों, इन्होंने अगर जंगल काटा अपने बसावट के लिए, अपनी खेती के लिए, तो इन्होंने जंगल की हिफाजत भी किया, जंगल की उपयोगिता को भी समझा। इनका जनजीवन जंगल पर आधारित भी रहा। आज हम करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पर्यावरण को सही करने की कोशिश करते हैं। इन जनजातियों ने प्रकृति के साथ वो प्रेम दिखाया जो आज दुनिया में देखने को नहीं मिलती है। अगर हम इनके दूसरे चीजों को देखें तो हम देखते हैं कि पहला सुप्रीम डीटी सिंह बोंगा थे, जो दूसरे जनजातियों में भी पाए जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा सुप्रीम गॉड की तरह दूसरे में भी है। दूसरा हम देखते हैं बा माघ पर्व। माघ पर्व 1 हफ्ता तक चलता है, गीत संगीत के साथ चलता है, पूरा गांव उसमें सम्मिलित होता है, जो माघ महीने में होता है। फिर हम देखते हैं बा पर्व, जो फ्लावरिंग, जो स्प्रिंग में जो फ्लावर्स फूटते हैं, और खास तौर पर जो साल ट्री, जो इनका पवित्र ट्री था, वृक्ष था, उसके फ्लावरिंग के समय में हम ये पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट सोइंग, जब वो खेती करना शुरू करते थे, तो वहां पर भी एक त्योहार मनाते थे जिसको बाबा हरमुटू कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जोमनामा पर्व, जब वो हार्वेस्ट करते थे, कटाई करते थे, तब उस वक्त करते। जैसे दूसरे जनजातियों में हम पाते हैं कि एक जगह अखड़ा होता था, सामुदायिक जगह, जहां वो एकत्रित होते थे, नाच गाना करते थे, वो चीज इनके यहां भी हम देखते हैं। पोजीशन ऑफ वीमेन, स्थानीय शासन, ये सब बहुत ही उन्नत किस्म का था। यही वजह है कि जब 1837 में विल्किंसंस रूल बना, तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि इनसे युद्धरत रहने
इनको अपने आधिपत्य में रखने की कोशिश से अच्छा है कि इनसे सहयोग लिया जाए। आज जब पंचायती राज अधिनियम के आलोक में नियम बनाए गए हैं 2025 में, तो जो विल्किंसन महोदय ने समझा था इनको और इनसे जिस तरह का सहयोग लिया था प्रशासन में, वो आज हम ले सकते हैं और हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जोहार।